नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया का। आज से हमारा जो टॉपिक बेसिकली स्टार्ट है, देखो हमने कल की टॉपिक में क्या किया था, वैदिक पीरियड की पूरी इंट्रो खत्म किया था। और केवल इंट्रो ही नहीं था, हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों से संबंधित जितने संबंधित फैक्ट देखने थे वो हमने सब देख लिया। इनसे संबंधित जो वैदिक साहित्य थे उनको भी हमने खत्म कर लिया। तो हमारे पास जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था वो एक्चुअली कल की क्लास में खत्म है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर वैदिक पीरियड से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बनेगा, फैक्चुअली बनेगा तो कल की क्लास से बनेगा, कॉन्सेप्चुअली बनेगा तो आज की क्लास से बनेगा। क्लियर बातें स्टार्ट में बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर मेंस से क्वेश्चन बन गया, हालांकि पिछली बार जो यूपी पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन था वैदिक साहित्यों पर चर्चा करने के लिए, वो कल की क्लास से लगेगा। लेकिन जो मेंस का मेजर क्वेश्चन बनने की दिक्कत है कि भाई क्या डिफरेंसेस हो सकता है कि वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस है, या फिर ऋग्वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी कैसी थी, इस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे ऋग्वैदिक पीरियड में चेंजिंग आया, क्योंकि 125 शब्द के भी क्वेश्चन है। तो अगर सेपरेट डिफरेंसेस भी पूछेगा आपसे कि भाई क्या ऋग्वैदिक पीरियड में था और क्या लेटर वैदिक पीरियड में चेंजिंग आया, बहुत आराम से 45 से 50 मिनट समझ में आएगा। विश्वास के साथ बताता हूं, सिंगल फैक्ट्स आपको याद नहीं करने पड़े। कुछ कुछ जाहिर सी बात है कि अब राजनीतिक स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा भले आपको देखना पड़े। ठीक है, तो ये भैया हो गया विषय का इंट्रो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, थोड़ा यार सब्सक्राइब करो चैनल। एटलीस्ट जो लोग पहली बार देख रहे हो और अच्छी लग रहा है वीडियो, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलो ना भाई। क्या जा रहा है, थोड़ा सा हाँ करते चलना है। और अगर अच्छी लगती चले वीडियो तो शेयर भी करते चलना है। बात चलती है, हम लोग करते अपने सोशल व्यवस्था की, सामाजिक सिस्टम की करते हैं। देखो अगर हम लोग सामाजिक ढांचे की बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई हुआ करती थी इसमें, ये आज की तरफ फैमिली हुआ करती थी। परिवार इस समय की सबसे छोटी इकाई थी। हालांकि जो समाज है इस समय, ध्यान देना, वो कैसा समाज है, वो कबीलाई समाज है। ध्यान देना, सामाजिक व्यवस्था कैसा है, ये इंट्रो से यहीं से देखना कि इस समय का समाज कैसा है, कबीलाई सामाजिक व्यवस्था थी। कबीलाई सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। इस चीज को पहले यहां से आप समझो। तो जब हम लोग इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जन, विष, ग्राम और परिवार, अभी समझाऊंगा आपको, आगे समझ में आएगा। तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे छोटी इकाई क्या थी तो वो परिवार थी। तो परिवार के बारे में सबसे पहला फैक्ट क्या निकलता है कि यह समाज की सबसे छोटी इकाई थी। समाज की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी। इस समय जो परिवार था वो कैसा था भाई, आज हम लोग क्या देखते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड मत सुनिए आप लोग, या एकल फैमिली हम लोग कहते हैं भाई, एकल परिवार था। तो इस समय क्या था, क्या एकल फैमिली सिस्टम चलता था या फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता था। तो इस समय आप देखोगे कि जो फैमिली सिस्टम था वो क्या था, वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। ठीक, हम कहते हैं ज्वाइंट परिवार आने चाहिए, ज्वाइंट परिवार। आज जो आप ज्वाइंट परिवार समझ रहे हो ना, वो कोई ज्वाइंट परिवार नहीं। आज आप लोग कहते हैं पटीदार है, तो सोचो जितने आपके पटीदार होंगे ना, वो सब मिला के एक ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे। ठीक, इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, 200 300 लोग की फैमिली होते थे, मतलब बड़ी फैमिली थी। ठीक, तो समाज की सबसे छोटी जगह क्या हो गई, परिवार हो गई। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो था, जो परिवार का मुखिया होता था, परिवार का मुखिया नॉर्मली कोई पुरुष होता था। तो चूंकि मुखिया पुरुष होता था, ना, क्योंकि जो मुखिया था वो कोई पुरुष होता था, पुरुष होता था, इसके लिए कहा जाता कि समाज क्या था, कि समाज तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन ये एक ऐसा पितृसत्तात्मक ढांचा था जिसने महिलाओं के विकास पर 1% भी रोक नहीं लगाई। आप एजुकेशन देखो, आप पॉलिटिकल सिस्टम देखो, या फिर इनकी सोशल स्थिति देखो, आप तीनों ही दशाओं के अनुसार कह सकते हो कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में इक्वली कंट्रीब्यूट करती थी। हालांकि समाज कैसा था, तो मुखिया चूंकि पुरुष होता था तो हम लोग कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक था। अब जो परिवार का हेड होता था उसको हम लोग कुलुप कहते हैं या गृहपति कहते हैं। जानना, इसको हम लोग कुलुप या गृहपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुल का मालिक, कुल मतलब क्या होता है, परिवार, तो या तो कुलुप कहेंगे, ठीक है, या गृहपति, घर का जो मालिक है। तो ये सबसे छोटा अधिकारी होता था, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कुलुप या गृहपति के नाम से जानते हैं। तो सामाजिक स्ट्रक्चर देख लिए, कबीलाई समाज था, पितृसत्तात्मक था, परिवार के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग स्त्रियों की दशा के बारे में देखेंगे। तो देखिए, स्त्रियों की दशा के बारे में हमने पहली पॉइंट क्या लिखा है, राइट टू एजुकेशन था।
अगर महिलाओं को आप पढ़ने का अधिकार दोगे तो सिंपल सी बात आती है कि इसमें बाल विवाह नहीं होगा, क्योंकि बाल विवाह जैसे ही एंट्री करेगा, बाल विवाह का एजुकेशन से तगड़ा संबंध है। ठीक है, आज महिलाओं की अगर शिक्षा तक पहुंच कम है, हम अगर इस पॉइंट को लिखें तो सिंपल सी बात, उसका रीजन क्या है कि बाल विवाह मौजूद रहेगा। अगर बाल विवाह मौजूद नहीं रहेगा तो यानी एजुकेशन पे स्त्रियों की भूमिका तगड़ी होगी। तो शिक्षा पे पकड़ थी, इसमें कोई दो बात नहीं थी, क्योंकि हमको कई विदुषी महिलाओं के एग्जाम्पल मिलते हैं, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, शिग्दा, विश्वहारा। ये इस समय की आप समझ जाओ कि विदुषी महिलाएं थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। इन समय की जो विदुषी महिलाएं थी उनको हम लोग संत का दर्जा दिया करते थे, संत थी ये। तो एजुकेशन क्या था कि सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, अब भाई पढ़ लिख के तो इनको घर में बैठाएंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है, आजकल क्या है कि महिलाएं अगर पढ़ लेंगी तो ऐसा नहीं कि बाकी वो घर का काम करेंगी। तो इस समय भी यही था, जो इस समय सबसे पॉलिटिकल बॉडी थी, ज्यादा हम लोग पॉलिटिकल बॉडीज को समझेंगे, बेसिकली सभा समारोह में इनके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट किया जाता था, यानी ये डिस्कस करती थी, पढ़ी लिखी थी। तो सभा और समारोह में ध्यान, इनको भाग लेने का अधिकार था, सभा समारोह में भाग लेने का अधिकार था। यानी पर्दा प्रथा अभी यहां पे विद्यमान नहीं था, सभा समारोह में भाग लेने का अधिकार था। भाग लेना, इनका यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते केवल अधिकार, आप लोग समझ रहा कि इनका अधिकार था। ये बताता कि भाई ठीक है, इनको एक बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं बंद किया जाता, ये पर्दा प्रथा सिस्टम नहीं मौजूद था, ये राइट टू एजुकेशन। अच्छा, मैंने एक चीज यहीं पे बताया कि भाई कि राइट टू एजुकेशन है, यानी बाल विवाह नहीं होता रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि बाल विवाह नहीं होता था, ये एक कंक्लूजन निकलता है वहीं से, बाल विवाह का साक्ष्य नहीं होता था, या साक्ष्य की बातें छोड़ो, नहीं मौजूद था। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ना कि हमको तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में क्या था, वेदों में आपने देखा कि वुमेन जो पोजीशन है, जो महिलाओं की स्थिति है, वो बहुत गजब की है, मौजूद नहीं था। अब आपको समझ में आएगा कि दयानंद सरस्वती जी ने क्यों कहा था कि हमको वेदों की तरफ लौटना चाहिए। सॉरी, क्यों वैदिक सोसाइटी की बात कर रहे थे। तो बाल विवाह मौजूद नहीं था। हाँ, बाल विवाह मौजूद नहीं था, मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड रहा होगा भाई, 22 साल 23 साल की भाई, इस समय लोग जाके विवाह करें। तो जो लंबे समय तक महिलाएं विवाह नहीं करती थी, इतना जो महिलाएं लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी, लंबे समय तक या दीर्घ काल तक अविवाहित रहती थी, ऐसी महिलाओं को अमाजू कहते हैं। और अमाजू का एग्जाम्पल इस सोसाइटी में मिला है। तो अमाजू महिलाओं की उपस्थिति ये बताती है, अमाजू महिलाएं मौजूद थी, यानी ऐसी भी महिलाएं मौजूद थी जो दीर्घकालिक समय तक, ठीक है, विवाह नहीं करती थी, मौजूद थी। ठीक है, आज सोचो दीर्घकालिक समय तक विवाह अविवाहित महिलाएं रहे, तो सोचो क्या स्थिति रहेगी। तो इस समय तक अमाजू महिलाएं थी, यानी जो दीर्घकाल तक विवाह नहीं की थी। तो दीर्घकालिक समय तक जो अविवाहित महिलाएं थी, उनको लिए एक टर्म्स यूज होता है, वो है अमाजू। ठीक है, उनके लिए क्या टर्म्स यूज होता है, अमाजू। तो अमाजू महिलाएं मौजूद थी, ये चीज भी हम लोग समझ गए। अब एक चीज समझो, कबीलाई समाज है तो जाहिर सी बात है भाई, बीमारी हो, युद्ध हो, वगैरह वगैरह होता ही था। तो जाहिर होता है कि पति के मरने की संभावनाएं भी व्याप्त थी, यानी विधवा महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। तो बात आती कि विधवा महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिला स्थिति की बात करें तो विधवा महिला की बात तो जरूर करेंगे। तो सती प्रथा का साक्ष्य आपको इनिशियली कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं। पहला आप इंस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हो जहां पे सती के साक्ष्य मिले। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स बताओ, मैं बता चुका हूं, मैं इसके लिए बता रहा हूं आपको। आप बताओ ही बताओ मुझे, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया कहां साक्ष्य मिला था पहला। अब समझो मेरी बात, यहां पे जिस विडो मैरिज के लिए हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में इतना प्रयास किया, उस विडो मैरिज के एग्जाम्पल यहां पे देखने को मिलते हैं। विडो मैरिज के एग्जाम्पल यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी विधवा विवाह मौजूद था। ठीक है, अब इन किन चीजों से आप अंदाजा लगाओगे कि बाकी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इन्हीं चीजों से तो। ठीक है, अच्छा, उपनयन संस्कार, खैर ये आज भी आप देखते हो। ठीक है, उपनयन संस्कार उपस्थिति थी। अच्छा, यहां पे मैंने लिख दिया है कि पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। तो उपनयन संस्कार, अभी ये डिवाइडिंग लाइन बनेगा, सोशल डिवाइडिंग लाइन बनेगा।
लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि भाई महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियों की एजुकेशन देख लिए, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, विवाह की स्थिति देख लिए। अच्छा, इकोनॉमिक राइट्स भी मौजूद थे, जैसे जो पिता की संपत्ति होती है ना, पिता की संपत्ति में इनका हिस्सा था, ये चीज समझना, पैतृक संपत्ति में इनका हिस्सा हुआ करता था। मैं लाओ यहीं पे लिख भी देता हूं, ठीक है। इनकी स्थिति जब हम देख ही रहे हैं तो इनकी स्थिति में एक बात और भी समझो आप लोग कि पैतृक संपत्ति में इनका हिस्सा था, पैतृक संपत्ति, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो पैतृक संपत्ति जो थी में इनका हिस्सा था, या हम लोग अब इतना डिटेल नहीं लिखते हैं, तो इनकी भूमिका थी, मिलता था इनको। अभी ये भी लाइन क्या होगी, डिवाइडिंग लाइन बनेगी आपकी लेटर वैदिक पीरियड में। अब देखो, ये तो हम लोग समझ लें कि भाई कि ये बेसिकली हो गया आपका जन विष ग्राम परिवार। यहीं पे हमको एक चीज सामाजिक व्यवस्था में समझना होगा कि देखो, हमने ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ा, 10वें मंडल में क्या था, पुरुष सूक्त था। और पुरुष सूक्त क्या बताता है कि समाज में 4 क्लास मौजूद था। जो 4 क्लास मौजूद होता है, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने क्या बोला, 10वें मंडल में हमने पढ़ा है कि भाई ऋग्वेद का 10वां मंडल ये कहता है कि भाई कि पुरुष सूक्त से संबंधित है। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है, और ये पुरुष सूक्त क्या करता है भाई, वर्ग विभाजन को बताता है, वर्ग विभाजन को बताता है। लेकिन समझो, आपको जब ये वर्ग विभाजन हम लोग समझते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ध्यान देना। लेकिन समझना मेरी बात क्या है मेरी भाई, कि जो यहाँ पे वर्ग विभाजन है ये किसके बेस्ड है, वर्ग विभाजन बाय बर्थ है या बाय ऑक्यूपेशन है, यानी उनकी आर्थिक भूमिका के आधार पे है या फिर उनके जन्म के आधार पे है। तो हम लोग देखें भाई, जन्म के आधार पर वर्ग का विभाजन नहीं था, वर्ग का विभाजन उनके, ठीक है, व्यवसायिक आधारिता के आधार पर थी, ऑक्यूपेशनल बेस्ड था, ठीक है। ये विभाजन कैसा था, तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा, ऑक्यूपेशनल बेस्ड था। ये भी कोई अलग पेन उठाना पड़ेगा, ब्लैक पेन उठा लेते हैं, तो ब्लैक या ग्रीन उठा लेते हैं, यानी व्यवसायिक आधार पे था। तो हम लोग कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल बेस्ड था। ऑक्यूपेशनल बेस्ड बोलने का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जन्म आधारित नहीं था, ये वर्ग विभाजन तो था, ये व्यवसाय के आधार पे था। यानी कुछ निम्न व्यवसाय वाले लोग रहेंगे, कुछ उच्च व्यवसाय वाले लोग रहेंगे। जो निम्न व्यवसाय वाले रहेंगे उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक वर्ग का काम था पठन पाठन का काम, ठीक है। तो ये गुड व्यवसाय में शामिल किया जाता था इनिशियली। अब हमने सामाजिक स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल तक, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में यही 3-4 लोग थे। हमने जब दशराग युद्ध पढ़ा तो हमने राजा का नाम क्या पढ़ा, सुदास। यानी कुछ ऐसे आर्यों और अनार्यों की भी हमको चर्चा मिलती है जिनमें दास वर्ड है। तो स्लेव्स हो सकता हो कि मौजूद हो, कि दास का मतलब आज क्या है, स्लेव। तो स्लेव थे, इस बात की चर्चा तो है कि स्लेव्स क्या थे, इस समय स्लेव्स तो थे। संभवतः स्लेव्स आर्यों की प्रारंभिक शाखा मानी जाती है, आर्यों की जो प्रारंभिक शाखा मानी जाती है उसको उनको स्लेव्स मानते हैं। जैसे सुदास का नाम हमको मिलता है, दिवोदास का नाम मिलता है, ये थी। हालांकि इनकी निम्न स्थिति रही हो इसकी चर्चा नहीं है। प्रायः माना जाता है कि जो दास वर्ग रहा होगा वो घर के कामकाज में लगाए थे, ठीक है। तो नॉर्मली इनको क्या है, घरों के कामकाज में इनको एडजस्ट किया था, और ऐसा ये बेगारी नहीं कराई थी इनसे, ठीक है। बेगारी का एग्जांपल नहीं मिलता है, घरों के कामकाज में उपयोग, ओके। इस समय अन्य वर्गों में एक दस्यु वर्ग था, जानना दस्यु आपको नाम से ही दिख रहा होगा। संभवतः किलो में रहने वाले यहां के मूल निवासी होंगे जिनको दस्यु लोग कहते हैं। ये क्या है, किलो में रहने वाले मूल निवासी, रहने वाले ये मूल निवासी थे, ठीक है। ये मूल निवासी थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पड़ी वर्ड दिख रहा है, पड़ी क्या थे, ये पशु चराने वाले थे, पशु चराने वाले थे। तो ये इनकी सोशल स्ट्रक्चर हो गया, ये पशु चराने वाले थे। तो इनका क्या हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया। और कहा जाता है बाद में यही आर्यों के दास, दस्यु और पड़ी जो है ये आर्यों के शत्रु बन जाते हैं। तो हमने इनका सोशल स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में इनके सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आता है। अब देखो, मैं यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड लिखाऊंगा नहीं, ठीक है।
आपको यहीं समझाता चलूंगा, जो लोग नोट्स बनाओगे कहीं साइड साइड में से जो जगह है ना स्पेस, वहीं पे नोट करना, ठीक है। आपको मैंने जब सोशल स्ट्रक्चर पढ़ाया तो कहीं मैंने गोत्र व्यवस्था के बारे में बताया, क्लान सिस्टम के बारे में बताया? नहीं बताया। तो जो गोत्र व्यवस्था स्टेब्लिश है, क्योंकि अभी अंतर जातीय विवाह हो रहा है, विवाह में एक टर्म्स आप यहां पे लिखना मेरे भाई, स्त्री की दशा में यहां पे मैरिज लिखा मैंने, अंतर जातीय विवाह विद्यमान था, ठीक है, ध्यान देना, अंतर जातीय विवाह होता था। इस समय हमको चर्चा क्या मिलती है कि अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। इस समय क्या है, अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। इस चीज की तो हमको जानकारी मिलती है इसी काल से। तो मैरिज में एक बात ये भी लिखना कि भाई इस समय अंतर जातीय विवाह मौजूद था, ये चीज हमने हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन जब गोत्र सिस्टम आएगा, क्लान सिस्टम आएगा, तो अंतर जातीय विवाह खत्म, सगोत्री और विषम गोत्री का कॉन्सेप्ट आएगा। तो चेंजिंग क्या देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में, कि लेटर वैदिक पीरियड में क्लान सिस्टम देखने को मिलेगा, गोत्र व्यवस्था आएगा, आश्रम व्यवस्था, जीवन काल को 100 साल में बांटा जाएगा और माना जाएगा कि इसको 4 हिस्से इसके माने जाएंगे, ठीक है। उन 4 हिस्से में आपको बताया कि इसके अगर ऑर्डर को देखें तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, लास्ट वाला संन्यास था, एक और संन्यास था, एक सेकंड आप लोग देखें, मैं नोट्स में देख लूंगा, एक बात जो मिस हो रहा था। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम व्यवस्था के 4 कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मचर्य यानी इनिशियली 25 ईयर, जिसमें आप रीडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, यानी खुद को सक्षम बनाते हैं, गृहस्थ जीवन, विवाह वगैरह, ठीक है। फिर वानप्रस्थ, अंतिम में जो लास्ट 25 साल है वो संन्यास का कॉन्सेप्ट था कि भाई ठीक है, सब मोह माया है, त्याग के धार्मिक क्रियाकलापों में लग जाओ, ठीक है, सामाजिक उत्थान में ध्यान दो। तो ये बेसिकली ये 4 पार्ट्स थे। तो आश्रम व्यवस्था जो डेवलप होता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम व्यवस्था का डेवलपमेंट वैदिक पीरियड का है या लेटर वैदिक पीरियड का है? तो ये लेटर वैदिक पीरियड में आता है। आश्रम व्यवस्था कब आता है? लेटर वैदिक पीरियड में आएगा, ध्यान देना मेरे भाई, लेटर वैदिक पीरियड में आता है। संस्कार, हम षोडश संस्कार की चर्चा करते हैं। कुछ संस्कार तो यहाँ पे स्टेब्लिश थे, लेकिन संस्कारों को बहुत तगड़े तरीके से जो इंप्लीमेंट होता था, उन संस्कारों का तगड़े तरीके से इंप्लीमेंट आपको कब होता था? तो वो लेटर वैदिक पीरियड, षोडश संस्कार का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ध्यान देना। तो संस्कार आप देखोगे, ये आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, समाज, अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि ये समाज कैसा था? ऑक्यूपेशनल बेस्ड था। यही लेटर वैदिक पीरियड में चेंज होगा और ये जन्म आधारित हो जाएगा, बाय बर्थ हो जाएगा, बर्थ बेस्ड हो जाएगा। तो चेंजिंग क्या देख लिया कि भाई एक चेंजिंग हमको समाज में अगर कल को अंतर दिखाना पड़ा, क्या हुआ? तो एक चेंजिंग आप यहां पे दिखाओगे, ठीक है, यहां पे चेंज, एक चेंज आपको चलो हाईलाइट भी कर दूंगा। एक चेंज आपको यहां दिख रहा है, भाई यहां पे चेंजिंग होगी, इसको हम लोग ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं। एक चेंज आपने देख लिया, यहां पे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग केवल दशाओं में, स्त्रियों की दशा में क्या चेंजिंग आएगा कि खैर हम लोग उसको पॉलिटिकल सिस्टम में भी पढ़ेंगे, ठीक, यहीं पे देखना चाहोगे तो राइट टू एजुकेशन तो था लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन एजुकेशन का जो इंपैक्ट था कि ये कई जगहों पे पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे तो वहां चेंजिंग दिखाऊंगा, वहां पे इस चीज का। मैरिज में चेंजिंग क्या देखने को मिलेगा कि आप गोत्र सिस्टम आएगा और अंतर जातीय विवाह पे रोक लग जाएगा, अंतर जातीय विवाह पे रोक लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो एक चेंजिंग, तो एक चेंजिंग आपको यहां देखने को मिलेगा, एक चेंज आपको यहां देखने को मिलेगा। अच्छा, पैतृक संपत्ति, तो अब तक इनका पैतृक संपत्ति पे हिस्सा था, अब यहां से चेंज कर दिया जाएगा, तो एक चेंज आपको यहां देखने को मिलेगा। लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजिंग आई? तो भाई अब इनका पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन जाएगा, एक चेंजिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक व्यवस्था पे। क्या हो, ये सब चीजें आपकी लेटर वैदिक पीरियड की है, समझ में आ गई। अब हम लोग आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे कि भाई इस ड्यूरेशन की ऋग्वैदिक पीरियड की आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था। तो जब हम आर्थिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो नॉर्मली क्या है, अब सोचो, हमने आपको सोसाइटी बताया, तो सोसाइटी में क्या बताया कि ये बेसिकली एक कबीलाई समाज था। कैसे मैंने बताया? मैंने बताया कि ये कबीलाई समाज था, अर्थात यह एक ट्राइबल सोसाइटी था, ठीक है। ये क्या था? यह एक ट्राइबल सोसाइटी था। और ट्राइबल सोसाइटी, आप समझो, ट्राइबल सोसाइटी के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है या पशुचारण इंपॉर्टेंट है? तो आपको भी पता चलेगा कि ये पशुचारण भी करते हैं, हर्डिंग भी करते हैं, लेकिन मेनली कृषि जो है, एग्रीकल्चर, इनका द्वितीयक सोर्स होगा। किसी भी ट्राइबल सोसाइटी का प्राइमरी सोर्स क्या होता होगा? तो पशुचारण होगा, ठीक है। तो ट्राइबल सोसाइटी थी, ये चीज हम समझ गए। तो ट्रेड तो नॉर्मली नाम मात्र का ही ये करेंगे। ट्रेड क्या करेंगे? ऋग्वैदिक पीरियड कैसा है? एक ट्राइबल सोसाइटी है,
यह समझ जाओ। तो पशुचारण यहां पे इनका मुख्य पेशा हुआ करता था। तो पशुचारण क्या था? मुख्य पेशा था, मुख्य पेशा था। अगर हम लोग ये बोले, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में पशुओं की प्राप्ति को लेके, विभिन्न पशुओं की प्राप्ति को लेके कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, कई सारे स्तुतियां हैं कि हे ईश्वर हमें ये गायन है, ये है, ये है, मतलब कई तरह के। तो इससे पता चलता है कि चूंकि पशु की प्राप्ति के लिए कई सारे स्तुतियां हैं जो बताता है कि पशु इनकी मुख्य पेशा रहा होगा। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर इनका क्या होगा? द्वितीयक पेशा रहा होगा। सेकेंडरी पेशा इनका क्या रहा होगा? एग्रीकल्चर, द्वितीयक पेशा रहा होगा। तो यानी पशु से उपजे उत्पाद इनके भोजन की मुख्य विशेषता बनी होगी। क्लियर बात? दूध, मांस, क्लियर बात, यानी शाकाहारी मांसाहारी फूड्स में दोनों शामिल होंगे। तो मुख्य पेशा क्या था? पशुचारण था। द्वितीय पेशा क्या था? एग्रीकल्चर था। अब और समझे मेरी बात। अब हम लोग देखेंगे कि सर मेन पशु क्या है? जब हम रिलीजन पढ़ते तो हम कहते हैं इंद्र प्रमुख देवता थे, तो मेन पशु क्या रहा होगा? तो काऊ। हमको हड़प्पा पीरियड में कहीं भी गाय के एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, ध्यान देना। लेकिन चूंकि कुबड़ वाला बैल प्रमुख था, कुबड़ वाले बैल की उपस्थिति थी, ये बताता है कि भाई गाय रही होगी, लेकिन हमको साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमको लिटरेचर्स कई सारे गाय के एग्जाम्पल्स देती है। ये कहा जाता है कि गाय पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसका रहेगा वो गाय का होगा। ठीक है, सबसे मूल्यवान, कौन कितना संपत्ति, आज हम लोग क्या कहते हैं किसके पास कितना लैंड है? तो जमींदार साहब है, सेठ साहब है, पैसा है तो सेठ साहब है, बिलियनियर्स हैं। उस समय गाय बताती थी कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। गाय की संख्या और हलों की संख्या डिसाइड करती थी। भाई जिसके पास इतनी गाय उसके पास उतना हल होगा, बैलगाड़ी होगी, तो यही साधन था। ठीक है, अब ना BMW मर्सिडीज की बारी आ गई, संपत्ति का ब्यौरा बताएगी, लेकिन तब नहीं था। ठीक, गाय को अघन्या वर्ड भी, गाय के लिए क्या है? एक वर्ड का प्रयोग किया था, वो वर्ड है अघन्या। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने के योग्य। अघन्या का मतलब क्या होता है? ना मारे जाने के योग्य। यानी गाय की हत्या पे रोक लगाई गई थी, गौ हत्या पे रोक लगाई गई थी, ना मारे जाने के योग्य। ना मारे जाने के योग्य, नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड। ठीक है, ना मारे जाने के योग्य। तो ये क्या थी? अघन्या का ये आपको हो गया शाब्दिक अर्थ कि भाई ना मारे जाने के योग्य। तो जब गाय बता रही है कि कौन कितना महत्वपूर्ण है, कौन कितना धनी है, तो मीन्स क्या है? गाय इंपॉर्टेंस थी। इस समय गोमत वर्ड किसी व्यक्ति से हम कहते ना, अरे बड़ा धनी आदमी है, तो तब कहा जाता था किसी धनी आदमी को, किसी को गोमत बोला, ये गोमत आदमी है। गो वर्ड किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। तो मींस गोमत वर्ड धनी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता था। कहीं नोट करना, गोमत शब्द धनी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, इसमें भाई अब गाय मूल्यवान संपत्ति है, तो गाय गायब भी हो जाएगी, तो गाय की खोज भी करने वाले लोग होंगे। भाई अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तो ऐसे भी लोग होंगे। तो गविष्ट वर्ड था, वो गविष्ट वर्ड का प्रयोग करता था गाय की खोज करने में। ये गाय की खोज करता था, इसका दो काम था। गाय गायब हो गई तो खोज करो कहां पे है, जिनके यहां है जाके युद्ध करके उसका राजा बताएगा, राजा का काम है युद्ध करके लेके आएगा। और अपनी गाय कहीं भाई बिछड़ गई है तो उसको खोज के लाना। तो गविष्ट वर्ड था। गविष्ट कौन था? तो गविष्ट वो था जो गाय की खोज करता था। और एक वर्ड मिलता है वो गोपति। देखो गो में इसमें वर्ड है, तो गोपति इसका बेसिकली क्या था कि पति का नाम है बेसिकली रक्षा। वर्ड क्या? रक्षा से संबंधित है। तो गौ रक्षक जो वर्ड था, गौ रक्षक जो वर्ड था, ये गोपति बेसिकली गौ रक्षक हुआ करता था। तो यानी यहां पे तीन वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। एक वर्ड मिलता है गोमत, एक वर्ड क्या देखने को मिलेगा? एक वर्ड मिलता है गोमत, एक वर्ड हमको क्या देखने को मिलता है? गविष्ट, एक वर्ड हमको देखने को मिलता है गविष्ट, और एक वर्ड मिलता है गोपति। गोपति, तो गोपति का तो मैंने पहले ही बता दिया, गो मतलब तो तीनों का मतलब बता दिया। इसका मतलब क्या है? गौ रक्षक, ये गौ रक्षक था। गविष्ट का काम था गाय की खोज करना, गाय की खोज। और गोमत का था बेसिकली संपन्न या धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था। एक एक बात आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद करेंगे मेरे भाई नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझते चला। अब मैंने क्या बताया कि एग्रीकल्चर सेकेंडरी पेशा बनेगा। तो जब एग्रीकल्चरल सेकेंडरी पेशा बनेगा, ट्राइबल सोसाइटी है, मींस हमको एग्रीकल्चर के एग्जांपल बड़ा कम मिलेंगे। यहां पे एग्रीकल्चर का जो मेनली
यूज है ऋग्वेद में, वो एक वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम है यव वर्ड। यव वर्ड का संबंध आता है कि भाई नॉर्मली कृषि में आपको यव शब्द का प्रयोग किया गया है, यव शब्द का उल्लेख है, यव शब्द का उल्लेख है। अब यव का संबंध हम लोग किससे निकालेंगे, तो यव का संबंध हम लोग को लगता है जौ से संबंधित है, जौ से संबंधित है, जौ से संबंधित है। यौ किससे संबंधित है, तो भाई जौ से संबंधित है, बारले, जौ मतलब बारले हो गया आपका, बारले। तो माना जाता है कि जौ इनका क्या होगा, मुख्य पेश रहेगा। और नॉर्मली जौ का मतलब हम लोग ग्रेन्स, या यव का मतलब हम लोग ग्रेन्स या अनाज से लगाते हैं, ठीक है। और मानते हैं ये क्योंकि अनाज का सर्वाधिक अनाज जौ प्राप्त हुआ, तो मींस अनाज का मतलब जौ ही होगा, ठीक है। आज हम लोग भले जौ उतना नहीं उपजाते हैं, लेकिन जौ का भी हमारा प्राइमरी पेशा था, हम लोग इनिशियली 9 पाषाण काल से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। जौ हमारा प्राइमरी पेशा था। तो चूंकि बहुत सारे, अच्छा इस समय अब चूंकि एग्रीकल्चर हो रहा है तो हल बनेंगे। अब देखिए हल कैसे बनेंगे, यहीं पे लेटर वैदिक पीरियड से समझना बात को। तो यहाँ पे जो आपको एग्रीकल्चर सेकेंडरी है, तो बहुत ज्यादा हलों में कुछ इनोवेशन दिखेगा नहीं। और ये कैसे होंगे, जो इनके हल होंगे वो वुडन होंगे। कैसे होंगे, वुडन होंगे, लकड़ी के हल बनेंगे। और जाहिर सी बात है हल बनेगा तो धनी व्यक्ति, मान लो कि गाय तो रखा है, गाय रखा है तो हल भी रखा है, लेकिन खुद तो जाके चलाएगा नहीं। भाई अमीर व्यक्ति के पास अगर कार है तो ड्राइवर नॉर्मली वो नहीं होता है, ठीक है, ड्राइवर रखा जाता है। तो इस समय जो हल चलाने वाला था उसको हम लोग हलवाहा, जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, हलवाहा कहते हैं। तो हल चलाने वाले को उस समय किवास कहते थे। क्या कहते थे, हल चलाने वाला जो था, जो हल चलाता था, उसको हम लोग किवास कहते थे, किवास। तो किवास कौन था, तो ये हलवाहा हुआ करता था, हलवाहा हुआ करता था, हलवाहा, हलवाहा। और जो प्लाऊ था, जो हल था, हल को हम लोग कहते थे आपके लांगल वर्ड कहते थे। हल के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता था उस वर्ड का नाम है लांगल। तो हल के लिए किस वर्ड का प्रयोग होता था, हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग होता था। और किवास किसके लिए, हलवाहा के लिए। और भाई हल बन रहा है तो कोई बढ़ई बनाएगा, तो मींस बढ़ई वर्ग भी था। अब समझना, पेशेवर वर्ग देखना यहाँ पे है, तो हलवाहा यहाँ पे है, पेशेवर वर्ग में यहाँ पे क्या है भाई, बढ़ई है। बढ़ई को इस वक्त तक्षण कहते थे, तक्षण। बढ़ई के लिए एक वर्ड का प्रयोग होता था, उस वर्ड का नाम है तक्षण। आप लिख दो, इसका मतलब यहाँ पे बढ़ई भी हुए करते थे, और बढ़ई को हम लोग क्या कहते हैं, तक्षण कहते थे। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको हमको देख लेना है। अब भाई एग्रीकल्चर होता था, तो एग्रीकल्चर के उतने प्रधान साक्ष्य मौजूद नहीं है, मींस इरिगेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं रहा होगा। भाई कौन इरिगेशन पे काम करेगा, जब एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी पेशा नहीं है तो इरिगेशन पे काम कहां से होगा, सिंचाई पे काम कहां से होगा। मींस इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं था। इस समय जो वर्षा की प्राप्ति होती थी वही खेत की सिंचाई का सोर्स बना होगा, खेत की सिंचाई का सोर्स बना होगा। तो बादल को पर्जन्य कहते थे लोग, ठीक है। बादल को क्या कहते थे, पर्जन्य वर्ड यूज होता था। बादल के लिए एक वर्ड का यूज होता था, बादल के लिए, तो उस शब्द का प्रयोग है पर्जन्य। आगे मेरी बात भाई, तो ये हो गया, हमने एग्रीकल्चर समझ लिया। अब ट्रेड, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड का क्या समझ, तो भाई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो मींस इंटरनल ट्रेड का तो उतना एग्जांपल समझ में नहीं आता है, लेकिन ठीक है। इस समय हमको नॉर्मली धातुओं में ये समझ में आता है कि कांसे से उनसे का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि भाई इनके द्वारा क्या होता, कॉपर और ब्रांच, तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाता था। तो क्या पता ये एक्सटर्नल ट्रेड करते हो, क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह समुद्र वर्ड का प्रयोग है, एक जगह क्या है, समुद्र वर्ड का प्रयोग है, जिससे लोग अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ये समुद्र पार ही व्यापार करते हो, लेकिन इसके थोड़े भी साक्ष्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र टर्म जो इन्होंने यूज किया वो हो सकता है कहीं बहुत बड़ा जल प्लावन हो, मतलब बहुत बड़ी कोई तालाब हो, झरना हो, उसको देखे हो और उसको ये समुद्र मान बैठे हो। समझे मेरी बात ना। तो क्योंकि जब हम इनकी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करते हैं तो सप्त सिंधु प्रदेश का कॉन्सेप्ट आता है, और सप्त सिंधु प्रदेश का कॉन्सेप्ट कहीं समुद्र से संबंधित नहीं है, हालांकि थोड़ा सा संबंध नीचे अरब सागर से भले है, आगे बात समझ में। लेकिन मेजरली माना जाता है ये समुद्र टर्म्स का जो प्रयोग है ये किसी समुद्र के लिए नहीं हुआ है, व्यापार के लिए नहीं हुआ है इसका, क्योंकि नाव के साक्ष्य नॉर्मली बड़े नाव के साक्ष्य की कुछ अभाव मिलते हैं। तो ट्रेड का मतलब ट्रेड का लगभग अभाव ही रहा होगा। ट्रेड नॉर्मली कब होगा मेरे भाई, ट्रेड नॉर्मली तब होगा जब एग्रीकल्चरल प्राइमरी पेशा बनेगा, तब अधिशेष उत्पादन होगा, और जब अधिशेष उत्पादन होगा तब इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड स्टार्ट होगा। आगे बात समझ में। अब यहीं से समझो कि लेटर वैदिक पीरियड में चेंजिंग क्या हुआ होगा।
तो लेटर वैदिक पीरियड में पशुचारण जो है वो सेकेंडरी पेशा बनेगा और एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी पेशा बनेगा। पहला अंतर। क्यों एग्रीकल्चर प्राइमरी पेशा बनेगा? देख मेरे भाई, मैंने क्या बना कि इस समय जो हल का प्रयोग है वो वुडन है, तो पहली चेंजिंग क्या गई? पशुचारण सेकेंडरी पेशा बनेगा और एग्रीकल्चर प्राइमरी पेशा। तो उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में चेंज आप लोग समझ गए। मेरी बात समझना मेरे भाई, लेटर वैदिक पीरियड का पहला चेंज, अंतर क्या विद्यमान हुआ, क्या चेंजिंग आई? वुडन, यहाँ पे प्लाउ कैसा, लांगल कैसा यूज कर रहे हैं? वुडन का, लकड़ी का। जो किवास हल चला रहा है, जो लांगल चला रहा है वो कैसा है? वो लकड़ी का है। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिलता है कि आयरन ओर्स की खोज होगी, लोहे को पिघला के ये क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार का आकार देंगे, चाहे वो टूल्स बनाएंगे, वेपन्स बनाएंगे। तो इस समय अब जो इनके हल आएंगे लेटर वैदिक पीरियड में, कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके आयरन के, लोहे के। आगे मेरी बात समझ में आई? इसे समझना, आयरन के हो जाएंगे। तो जब आयरन के हो जाएंगे तो यही आपको चेंजिंग है, यही आपको क्या है? चेंज देखने को मिलेगा। कब? लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। तो जहां पे चेंज वर्ड है वहां पे समझना, चेंज वर्ड का मतलब क्या हो गया? लेटर वैदिक पीरियड में यही चेंजिंग हो जाएगी, लेटर वैदिक पीरियड में यही चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, और क्या चेंज लिखा हूं यहाँ पे? तो ये लेटर वैदिक पीरियड में यही परिवर्तन हो जाएगा। आगे एलवीपी मतलब लेटर वैदिक पीरियड। आगे मेरी बात समझ में आई? यहां तक बात समझ आ गई? किसी को अगर थोड़ी भी दिक्कत हो कमेंट करना, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैंने क्या था, राजनीतिक व्यवस्था जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया कि यार कि ऊपर जब मैं सामाजिक जीवन समझा रहा था तो मैंने आपको परिवार को, था कि परिवार जो छोटी इकाई थी, कुलप या जो गृहपति था वो क्या था? वो इसका मुखिया होगा था। ग्राम का क्या होगा? जो ग्रामपति होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग राजनीतिक सिस्टम में देखें तो कुलप परिवार को क्या, ग्रामपति या हम लोग ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी भी कहीं कहीं मिलता है। ग्रामणी क्या होगा? तो ग्रामणी गांव का रक्षक होगा, उसको हम लोग ग्रामणी कहेंगे। विष का रक्षक कौन होगा? विषपति होगा। कई गांवों के समूह को हम लोग विष कहते हैं और ये विषपति इसका रक्षक होगा, अधिकारी होगा। और जन, अभी महाजन, देखो जन आगे चल के महाजनपद में कन्वर्ट होगा। तो अभी क्या ये अर्ध, जब जन वर्ड का यूज होता है तो जन वर्ड डेवलप होगा तो इसको हम लोग अर्धनगरीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, अर्धनगरी, लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग अर्धनगरीकरण का भी दौर जानते हैं और महाजनपद पीरियड नगरीकरण का दौर है। ठीक है, तो ये लेटर वैदिक पीरियड अर्धनगरीकरण का दौर है क्योंकि यहां से आयरन ओर का प्रयोग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझा मेरी बात? तो इसके मुखिया को कहते थे किंग, यानी राजा कहते थे। इसका मुखिया कौन होता था? राजा होता था। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप बता दो कि राजनीतिक व्यवस्था जन, विष, ग्राम एवं परिवार थी। परिवार इस समय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी राजनीतिक व्यवस्था थी, सबसे छोटी। ये सामाजिक व्यवस्था भी सबसे छोटी थी और राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटा जो अधिकारी होता था। क्योंकि आप परिवार का मतलब ये सोचिए कि गांव में कई परिवार, इससे कॉन्सेप्ट मत लगाओ। नॉर्मली एक विलेज में कुछ ही परिवार हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है। तो सबसे छोटी राजनीतिक व्यवस्था थी। और जन क्या था? लेटर वैदिक, इस समय देना, इस समय जन क्या है? सबसे बड़ी, वैदिक पीरियड में सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में क्या है? जन अभी कबीलाई समाज है, कबीलाई जन है। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में ये अर्धनगरीकरण जन बन जाएगा। ठीक है, यानी जन क्या है? जन का मतलब लोग मत समझना, जन का मतलब एक राजनीतिक इकाई है। ठीक है, जैसे इस जन का आज जिला से संबंधित या जनपद से संबंधित हम लोग कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक इकाई है, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है। और इस राजनीतिक इकाई का हेड कौन है? किंग है। इस राजनीतिक इकाई का हेड कौन? किंग। तो कभी कभी राजनीतिक व्यवस्था हमने निकाला तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझाना, प्रीलिम्स में आएगा तो टिक मारना है। हम लोग थोड़ा सा किंग को समझेंगे, ये किंग था क्या, किंग का चयन कैसे होता था, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो किंग, नॉर्मली इस वक्त किंग के दो काम थे। पहला काम क्या है? जन की रक्षा करना, यानी जन जो कि एक राजनीतिक इकाई है, जो लोग हैं उनकी रक्षा करना, यानी युद्ध से संरक्षा प्रदान करना। दूसरा क्या काम है? युद्ध करना और जन में वृद्धि करना। यानी नॉर्मली किंग कैसा था? तो किंग अपने आप में एक मिलिट्री लीडर हुआ करता रहा होगा। किंग क्या था? तो ये एक मिलिट्री लीडर था, मिलिट्री लीडर था। अब सोचो, समझे? किंग क्या था? तो किंग एक मिलिट्री लीडर था। अब इसको भाई, इसको तनख्वाह उनखा क्या मिलता था?
क्या भाई, हम कह रहे हैं कि हमको कोई जन बना दे, किंग बना दे, हमको विस्पति बना दे, हमको फायदा क्या है, किंग बनने में फायदा क्या है? तो देखो, एक सामान्यतः एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक कर दिया जाता था जिसका नाम है बलि। तो ये बलि नामक कर का प्रयोग करता था, बलि नामक कर का ये उपभोग करता था, बलि नामक कर का उपभोग करता था। साथ ही साथ मान लो युद्ध लड़ा, तो युद्ध लड़े तो भाई जीत गए तो आप उनकी संपत्ति को लूटते थे, तो लूटे हुए संपत्ति का एक बड़ा भाग दिया जाता था जिसको नाम था लायंस शेयर। ये क्या था? लायंस शेयर क्या था? ठीक है, ध्यान देना कि ये था लूटे हुए संपत्ति का एक बड़ा भाग, लूटे हुए संपत्ति का एक बड़ा भाग, एक बड़ा भाग, टूटे हुए संपत्ति का एक बड़ा भाग इसको प्रदान किया जाता था। ये लोग समझ गए? ठीक, ये लोग समझ गए। अब राजनीतिक संगठन की बात करेंगे। देखो, विभिन्न संस्थाओं की भूमिका के द्वारा राजा इसमें क्या था कि भाई तानाशाही स्वभाव का नहीं था, राजा पे विभिन्न संगठनों का कंट्रोल था। और लेटर वैदिक पीरियड के जो प्रमुख संगठन थे उनका नाम आता है सभा, समिति, विदत और गण। इसमें जो आपको विदत दिख रहा है ये सबसे ओल्डेस्ट समिति थी। ये क्या थी? ये सबसे प्राचीन समिति थी। सबसे प्राचीन समिति का नाम था वो विदत था। ठीक है, ठीक, सबसे प्राचीन समिति थी, सबसे प्राचीन समिति थी। ठीक है, सबसे प्राचीन समिति थी। और इस समिति की बात ये थी कि इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, भाग लेती थी। आपसे पूछे कि भाई सबसे प्राचीन इसमें कौन है, तो सबसे प्राचीन इसमें विदत होगी। सभा और समिति ये प्राचीन, नॉर्मली हमको सभा और समिति ये मेन इकाई थी राजनीतिक इकाइयों में। ये सबसे मेन इकाई, सबसे जो महत्वपूर्ण था स्थान था वो सभा और समिति का था। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन कौन थी? तो विदत सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तुम बोलोगे क्या प्राचीन सभा होगी, इसी के लिए क्या पता सभा सबसे महत्वपूर्ण होगी, ऐसा भी सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा मत समझना। ठीक है, सबसे मतलब कैसे मान लो आज विदत के संदर्भ में कथन काल में क्वेश्चन कि विदत या ऐसे सभा के संदर्भ में कि सभा वैदिक पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, या वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सभा का था, कारण यह सबसे प्राचीन सभा थी और इसमें फला की भूमिका थी। दोनों स्टेटमेंट लिख दे, फंस जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना सभा एक्चुअली क्या था, सभा में किसका पार्टिसिपेशन था, कौन ऐसा था जो सभा को लीड करता था? तो सभा नॉर्मली वृद्ध जनों की सभा थी, वृद्ध मतलब योग्य जनों की सभा थी। भाई वृद्ध लोग क्या थे कि कबीलाई समाज में जो वृद्ध लोग हैं वो पूरी हालचाल समझना, समझ अभी कबीलाई सोसाइटी है, वो अपने वो भी चरणबद्ध तरीके से कई अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए अभी वृद्धावस्था में गए, वो एक्सपीरियंस थे। तो सभा इस समय क्या थी? सभा इस समय वृद्ध जनों की संस्था थी। ये समझना होगा हमको कि ये जन के, वृद्ध लोगों का, वृद्ध लोगों का संगठन था, बुद्धिजीवी वर्ग का संगठन था। एक्सपीरियंस हम लोग कहते हैं कि यार कि आपको समझना हो अगर 50 सालों 60 सालों 70 सालों 100 सालों का हिस्ट्री, तो वृद्धों के पास बैठो। तो सभा वृद्ध जनों की सभा थी। और समिति क्या था? तो नॉर्मली जन क्या है? सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है। तो जन के जो साधारण जन होते थे, जो ठीक है जो कॉमनेज होते थे, उनकी काउंसिल हुआ करती थी, उनकी सामान्य परिषद हुआ करती थी। और नॉर्मली यही समिति राजा के चेयर में भूमिका भी निभाती थी। और सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान क्यों था? क्योंकि सभा और समिति राजा के निर्णयों पर नियंत्रण करती थी। राजा युद्ध करेगा नहीं युद्ध करेगा ठीक है वगैरह वगैरह वगैरह। तो राजा तानाशाह क्यों नहीं बन पाता था? क्योंकि सभा और समिति के द्वारा मेनली इनका कंट्रोल उनके ऊपर था। तो सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्थान थी। समिति का कंट्रीब्यूशन है राजा के निर्माण में। तो राजा के चेयर में भूमिका भी किसकी थी? समिति की थी। ये पॉइंट भी यहीं पे आप लोग नोट कर जाना। तो सभा और समिति, आपको मैंने जब अथर्ववेद पढ़ाया था तो अथर्ववेद में मैंने आपको बताया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है किसको? सभा एवं समिति को। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां। ठीक है, ठीक, हाँ।
ये हम लोग समझ गए। चलिए, ये फैक्ट सही है जहां तक मुझे लग रहा है, अथर्ववेद ही है। ठीक है, आप गलत होगा तो मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा, लेकिन अथर्ववेद ही है। ठीक, और इसमें कुछ बताना है? विदत हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलीजन समझते हैं, धर्म। देखो धर्म का तो भाई वैदिक पीरियड है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो मानते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। ठीक है, तो जाहिर बात है कि सनातन धर्म की इनिशियल जो शुरुआत है आपको यहीं से देखने को मिलती है। हालांकि हमको तत्व तो बहुत पहले से देखने को मिलते हैं, तो हमको 9 काल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हड़प्पा पीरियड में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ठीक, लेकिन रिलीजन का जो आपको आधार, बेसिकली आधार देखने को मिलेगा, वो यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, रिलीजन का ये कहा जाता है कि ये बहुदेववादी थे होते हुए भी एकेश्वरवादी थे। ये बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवादी थे, ये बात समझो। ये बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवादी थे। ठीक है, ये बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवादी थे। इस चीज को समझो, बहुदेववादी थे उसके बावजूद भी एकेश्वरवादी थे। इसका मतलब क्या है कि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे देवता थे, इंद्र, मित्र, अभी हम लोग बहुत समझेंगे, इंद्र, अग्नि, फलना, ढेमका, मतलब जितनी समस्याएं, उन समस्याओं के लेके अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलते हैं। लेकिन ये चूंकि इनमें एकजुटता की भी बात, इनकी एकीकरण की भी बात करते थे। ठीक है, इसके लिए ये एकेश्वरवादी भी माने जाते हैं, ये एकेश्वरवाद में भी ट्रस्ट करते थे। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवता, तो 33 करोड़ एक्चुअली 33 कोटि देवता का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, 33 कोटि देवता का कॉन्सेप्ट मिलता है, और जो उन 33 कोटि देवताओं का डिवीजन किया जाता है वो कहता है गॉड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के देवता, गॉड ऑफ एयर, वायु के देवता। ठीक है, गॉड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के देवता। तो पृथ्वी के देवता, वायु के देवता और अंतरिक्ष के देवता। अब पृथ्वी के देवता के तौर पे किसको नामित किया था? तो पृथ्वी के देवता के तौर पे अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। ये क्या है? ये गॉड ऑफ अर्थ है, पृथ्वी के देवता है। अब आता है गॉड्स ऑफ एयर, वायु के देवता। वायु के देवता कौन थे? तो भाई सूर्य भगवान, सूर्य जमीन पे तो नहीं मिलेंगे, तो सूर्य भगवान। ठीक है, वरुण, ठीक है, मित्र, द्योस, उषण, भगवान विष्णु। अभी देखो ये गॉड देवता के तौर पे है, भगवान विष्णु, विष्णु भी प्राइमरी देवता नहीं है। ठीक है, अश्विन। अब स्पेस की देवता आप लोग देखिए, स्पेस की देवता में भगवान इंद्र का नाम आता है, मरुत का नाम आता है। ठीक है, मरुत का नाम आता है। ठीक है, ये बेसिकली आंधी तूफान की देवता थे, अभी समझाऊंगा इन चीजों को। मरुत की देवता, पर्जन्य का नाम आता है, ध्यान देना, पर्जन्य का नाम आता है। ठीक है, पर्जन्य का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, आपके स्पेस के देवता माने जाते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें भगवान इंद्र का नाम आपको मिला ना, भगवान इंद्र ऋग्वैदिक पीरियड के सबसे महान देवता, सबसे बड़े देवता जो माने जाते हैं वो भगवान इंद्र माने जाते हैं। इंद्र भगवान सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता। ठीक है, कौन माना जाता है? भगवान इंद्र को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ऋग्वेद में जो सर्वाधिक सूक्त है, लगभग 250 सूक्त, वो भगवान इंद्र के ऊपर है, भगवान इंद्र के ऊपर है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण देवता माने थे। 250 सूक्त यहाँ पे देखने को मिलते हैं भगवान इंद्र के ऊपर। भगवान इंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? पुरंदर के नाम से इनको कई सारे रिप्रेजेंट देते हैं, जैसे इनको हम लोग पुरंदर कहते हैं, देखना पुरंदर कहते हैं। पुरंदर के अलावा इनको हम लोग रेन ऑफ गॉड कहते हैं, रेन गॉड यानी वर्षा के देवता के तौर पे भी जानते हैं। हालांकि पर्जन्य को भी हम लोग वर्षा के देवता, इनको भी हम लोग वर्षा के देवता के नाम से जानते हैं, रेन गॉड के नाम से हम लोग इन्हें भी जानते हैं। पर्जन्य जी भी वर्षा के देवता के तौर पे जानते हैं। इंद्र भगवान खैर आज भी वर्षा के देवता के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो पुरंदर, रेन गॉड, इन सब चीजों पे हम लोग नॉर्मली मानते हैं। ठीक है,
इंद्र जी को बाकी कई और जैसे रथिष्ठ कहते थे, विजयेंद्र कहते थे, सोमपाल कहते थे, कई सारा ऐसा और भी नाम था। तो ये हमको जो याद करने वाले बात है वो इतनी है। जो मरुत, जैसे आकाश की देवता की इंपॉर्टेंस इस समय काफी ज्यादा थी, तो जो मरुत, भगवान मरुत है, मरुत जी के बारे में क्या था, ये आंधी तूफान के देवता थे। भाई आंधी तूफान आता था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता होगा, तो इस समस्या के उन्होंने भगवान मरुत की पूजा करना स्टार्ट किया कि भगवान मरुत क्या थे, आंधी तूफान के देवता थे, आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है, आंधी तूफान के देवता हुआ करते हैं। अब अर्थ ऑफ गॉड में एक देवता का नाम आपको समझ में आएगा, सोमरस। हिमालय में ध्यान देना, हिमालय में एक पर्वत की भी चर्चा है। अब बताओगे कि हिमालय में वो कौन सा पर्वत था जहां से सोमरस मिल रहा था? मुजियंत पर्वत, ज्यादा मैं समझ मुजियंत पर्वत था, या अगर मुजियंत नहीं था तो आप नाम बता दो। ठीक है, तो होता क्या था कि यहां से सोमरस निकला था। और अभी लेटर वैदिक पीरियड में कई यज्ञ हम लोग पढ़ेंगे, राजसूय यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, कई टाइप के यज्ञ पढ़ेंगे। तो उन यज्ञों में पढ़ेंगे क्या, बस समझो कि कई सारे यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हमको होता है कि भगवान राम ने किया था, भाई घोड़ा छोड़ दिया था, जो उनको नहीं रोकेगा, मतलब वो राज्य उनके अंडर में है, जो रोकेगा उनको युद्ध करना पड़ेगा, उनको अपने अंडर में हम युद्ध के दम पे लेके आएंगे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का और भी एग्जांपल आपको महाभारत ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा। जब कर्ण क्या करता है, जब कर्ण निकलते हैं विश्व युद्ध के लिए, मतलब बेसिकली विश्व विजेता बनने के लिए, तब वो क्या करते हैं, उनको देखते हैं कि भाई कि द्वारिका से भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया है, तो वहां भी हमको अश्वमेध यज्ञ का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो लेटर वैदिक पीरियड में आपको चेंजिंग, अभी यज्ञों का कल्चर बहुत ज्यादा वैदिक पीरियड में नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञों का कल्चर बढ़ेगा। राजसूय यज्ञ आएगा, ये राजा का जब राज्याभिषेक होगा तब राजसूय यज्ञ किया जाएगा। माना जाएगा कि अब जब राजसूय यज्ञ हो गया मींस राजा के हाथ में बहुत सारे पावर्स आ गए, दैवीय शक्ति आ गई। यही लेटर वैदिक पीरियड में चेंजिंग है, मेरी बात समझना, धार्मिक में यही चेंजिंग है कि यज्ञों की यहां पे थोड़ी गौण स्थिति है और यज्ञों की बड़ी स्थिति कहां पे, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ऐसे यज्ञ देखने को मिलते हैं। और यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 5 यज्ञ करने का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पंचजन्य यज्ञ। गृहस्थ आर्यों को पंचजन्य यज्ञ करना था। तो पंचजन्य यज्ञ कहां का फॉर्म है, तो लेटर वैदिक पीरियड। नोट करना, कहीं वीडियो को स्लो करके पॉज करके नोट कर लेना। पंचजन्य यज्ञ में नाम आता है आपका ब्रह्म यज्ञ, सेकंड में आता है देव यज्ञ, थर्ड में आता है पितृयज्ञ, चौथे में आता है आपका नृ, नृ मतलब बेसिकली मनुष्य, ठीक है, मनुष्य यज्ञ, नृ यज्ञ, और पांचवा आता है भूत यज्ञ। तो 5 यज्ञों का विधान आपको लेटर वैदिक पीरियड में लेता है। तो पहला एक क्या है, पंचमहायज्ञ का ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म का मतलब सिद्ध क्या गया, जो हमारे ऋषि मुनि है, तो प्राचीन ऋषि मुनि जो के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ब्रह्म यज्ञ करते थे। दूसरा मैंने आपको बताया था देव यज्ञ। देव का मतलब क्या है, देवता। तो देवताओं की पूजा अर्चना के लिए हवन के द्वारा यज्ञ किया जाता था, जिसका नाम था देव यज्ञ। तीसरे यज्ञ का नाम था पितृयज्ञ। आज भी हम लोग पितृ ऋण के तौर पे देखते हैं। तो पितृयज्ञ, पितरों का इसमें तर्पण किया जाता था, बेसिकली भोजन, जल आदि के द्वारा जो पितरों का तर्पण होता था, वो पितृयज्ञ का कॉन्सेप्ट था, जो कि करना था। चौथा यज्ञ का उसका था नृयज्ञ, यानी मनुष्य यज्ञ, अतिथि संस्कार के द्वारा किया था। हमने बताया अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट था पहले से हमारे पास। तो नृयज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है, और ये क्या था, ये पंचजन्य यज्ञ का एक बड़ा यज्ञ था, एक महत्वपूर्ण यज्ञ थे। और अंतिम है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ के तौर पे था, मतलब बेसिकली समस्त जीवों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी थी, चाहे वो चींटी हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, इनको भोजन कराना रहता था। तो ये पंच यज्ञ का कॉन्सेप्ट हमको कहां देखने को मिलता है, लेटर वैदिक पीरियड में। तो चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे राजसूय यज्ञ हो, चाहे ये पंच यज्ञ हो, ये यज्ञों का कॉन्सेप्ट कहां मिला है, लेटर वैदिक पीरियड में। मींस या वाजपेयी यज्ञ हो, मींस क्या है कि लेटर वैदिक पीरियड और इसमें डिफरेंसेस क्या है। एक जगह यज्ञ की प्रधानता बन गई, दूसरी जगह यज्ञ की तुलना कम है। यज्ञ की प्रधानता बढ़ेगी तो कर्मकांड बढ़ेगा, यानी कर्मकांड की व्यवस्था बढ़ गई। और कर्मकांड का संबंध बलि प्रथा से है, तो जाहिर सी बात है कि बलि प्रथा को बढ़ावा कहां मिलेगा, पशुपालन। किस सोचो, ट्राइबल सोसाइटी में पशु बलि प्रथा ज्यादा होगी या फिर एग्रीकल्चर। तो भाई चूंकि यज्ञ वहां ज्यादा हो रहा है, और पशु प्रारंभिक अवस्था में ऋग्वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंस है, पशु की प्राप्ति के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, मींस मेरे भाई पशु बलि की ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगी। तो ये चेंजिंग हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया, ये चेंजिंग हो गया। और ये प्रमुख देवता आप देख रहे हो ना, इंद्र, मरुत, पर्जन्य, देखो मेनली जो देवता थे वो इंद्र थे। दूसरे देवता के तौर पे आपको जो नाम आता है, तो दूसरे देवता आपके थे वो अग्नि थे। अग्नि देवता क्या है, दूसरे प्रमुख देवता थे। ये देखो ऋग्वैदिक काल में इनके ऊपर 200 सूक्त हैं। कितने सूक्त, 200 सूक्त आपके ऋग्वैदिक काल में
इनके ऊपर हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में 200 सूक्त इनके ऊपर है, ध्यान देना। तीसरे जो महत्वपूर्ण देवता है वो वरुण है, गॉड ऑफ एयर, ठीक है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता ये है, इनको हम लोग जल निधि का देवता मानते हैं। ये जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये थर्ड, ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता है, ये सेकेंड महत्वपूर्ण देवता है, और पहले महत्वपूर्ण देवता वो। अब लेटर वैदिक पीरियड में यही कॉन्सेप्ट जो है वो बिगड़ जाएगा, कोई और हो जाएगा, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस घट जाएगी। जैसे जब आप लेटर वैदिक पीरियड को ध्यान में देखोगे तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजिंग देखने को मिलता है भाई। लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस में हमने आपको बताया कि भाई एक तो आपको देखने को मिलेगा कि यज्ञ संबंधी कर्मकांड की वृद्धि हो जाएगी रिलीजियस में, प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बन जाएंगे। जिनमें कौन महत्वपूर्ण देवता बन जाएगा, तो प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बन जाएंगे, ये चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। पशु बलि जो एनिमल सैक्रिफाइस है उसमें वृद्धि देखने को मिल जाएगी, तो ये धार्मिक चेंजिंग हो गया। और राजनीतिक चेंजिंग में तो मैंने एक तो आपको बताया कि समय के साथ क्या होगा कि विदत तो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, विदत जो सबसे प्राचीन समिति थी ये समाप्त हो जाएगी। लेटर वैदिक पीरियड में चेंजिंग क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, चेंज लेटर वैदिक पीरियड में क्या कि भाई विदत पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, अब विदत लेटर वैदिक पीरियड में रहेगी। और चेंज सभा और समिति में भी देखने को मिलेगा मेरे भाई, पॉलिटिकल चेंजिंग क्या देखने को मिलती है सभा और समिति में भी, क्या लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखने को मिलेगा, चेंजिंग ये देखने को मिलेगा कि सभा और समिति की जो पकड़ है राजा के ऊपर वो कम हो जाएगी, राजा पावरफुल बनेगा, ठीक है, राजा पावरफुल बनेगा। तो ये चेंजिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक। आर्थिक चेंजिंग तो हमने आपको बेसिकली बता ही दिया। हाँ, इसमें जो राजा पावरफुल बनेगा तो हमने अभी टैक्स अपने इच्छा से देना है। अब राजा कहेगा टैक्स अधिकारी एक टैक्स कलेक्टर की नींव रखेगा, और उस टैक्स कलेक्टर का नाम क्या रहेगा, नोट करना, संग्रहिता। संग्रहिता ये क्या होगा, एक टैक्स कलेक्टर होगा, टैक्स कलेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राजा के द्वारा। भाई अब कंपलसरी टैक्स देना है, क्योंकि अब राजा सर्वे सर्वा नियंत्रण कम हो रहा है लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये बताता है कि राजा सर्वे सर्वा बनना स्टार्ट हो गया है। सामाजिक डिवीजन मैंने आपको बताया क्या होगा, सामाजिक डिवीजन होगा कि भाई इस समय जो बर्थ प्लेस हो जाएगा, ठीक है, शूद्र को का काम अलर्ट हो जाएगा। हाँ, अभी भी लेटर वैदिक पीरियड में भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अछूत वर्ग का कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में नहीं है। डिवीजन बर्थ प्लेस भले हो गया, लेकिन अछूत वर्ग का कॉन्सेप्ट अभी लेटर वैदिक पीरियड में नहीं आया है। लेटर वैदिक पीरियड में जब राजा का कंट्रोल खत्म हो रहा है तो राजा की भाई संगठन कमजोर हो रहा है, सभा समिति विदत तो समाप्ति हो जा रही है। तो भाई राजा का मदद कौन करता होगा, मंत्री कौन थे, तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल शब्द का यूज तो कई ऋग्वेद या पूरे वैदिक पीरियड में नहीं है। लेकिन रत्नी वर्ड का यूज है, जिसका मतलब आज के मंत्रियों से निकाला जाता है, यानी राजा रत्नियों की नियुक्ति करता था जो इसकी मदद करते थे शासन प्रशासन को चलाने में। ये पॉलिटिकल चेंजेस हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो हमने एक एक चीज को समझ लिया मेरे भाई यहां से। अब नहीं लगता है मुझे कि कुछ भी आपका बचा हुआ है, एक एक चीज हमने मैंने लेटर वैदिक पीरियड लिखाया नहीं, समझाया है वैदिक पीरियड के थ्रू, ठीक है। उम्मीद करेंगे मेरे भाई आपको चीजें समझ में आई हो। कहीं अगर आपको लगा स्पीड तेज रही हो तो वहां पे स्पीड स्लो का ऑप्शन आता है, करके नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि देखो आपको फैक्ट्स तो जो है वो मैं इसको शेयर कर ही दूंगा, जो कि बाकी चीजें समझाए ना वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो हमारा वैदिक पीरियड समाप्त होता है, कल हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।